Hello everyone, how are you? I think all of you are very fine. Now we will discuss about the equipotential surface in the topic of 12th class electrostatic potential के अंदर हम इस चीज का डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली इसके बारे में बताता हूँ। जैसे कोई भी सरफेस है हमारे पास, हो सकता है वो रियल हो और हो सकता है वो इमेजिनरी हो। तो ऐसा कोई भी सरफेस हो जो रियल और इमेजिनरी हो सकता है, उस सरफेस के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करें तो वो सेम आती है, तो उस सरफेस को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, अगर उसी सरफेस के किसी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें और वो पोटेंशियल डिफरेंस आता है जीरो, कितना आता है? जीरो, तो हम बोल सकते हैं कि वो सरफेस जो है वो कैसा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकंड थिंग। थर्ड वन, अगर उसी सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी चार्ज को लेके जाएं और लेके जाने के लिए वर्क डन करना पड़ा जीरो, कितना वर्क डन करना पड़ा? जीरो। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट लेके जाएं तो वर्क डन अगर हमें करना पड़ता है जीरो, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? उस सरफेस को भी हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। देखो, बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि ऐसी कोई सरफेस है आपके पास, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 100 वोल्ट, इस पॉइंट पे भी 100 वोल्ट, इस पॉइंट पे भी 100 वोल्ट और इस पॉइंट के ऊपर भी 100 वोल्ट। मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो 100 वोल्ट आ रही है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। ठीक है, अगर इसको कुछ वर्ड्स में हमें राइट करना हो, कुछ वर्ड्स में इसको लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे? देखो, वैसे तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ ईच पॉइंट, of each point on a surface with respect to earth, with respect to earth is same. So this type of surface is known as equipotential, equipotential surface, equipotential surface, ऐसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है ये कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन कौन से जगह हो सकता है, मतलब किस टाइप के सरफेस में हो सकता है, ये चीज हमें देखनी है। ठीक है, कौन कौन सी सरफेस इसके अंदर इंक्लूड होंगे उसकी बात कर रहे थे हम लोग। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट चार्ज लेता हूँ, जैसे मैंने कोई पॉइंट चार्ज लिया, ये कोई पॉइंट चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज है, मान लीजिए क्यू, क्यू कोई चार्ज है। ठीक है, इस चार्ज के चारों तरफ मैंने एक स्फेरिकल शेप को अज्यूम कर लिया, ये लीजिए स्फेरिकल शेप ऐसे अज्यूम कर, जिसकी रेडियस हमने मान ली r। तो इस साइड में भी, इस पॉइंट पे भी होगी r, इस पॉइंट पे भी होगी r। ठीक, तो हमने ये जो पॉइंट लिया है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? k q by r। इस पॉइंट पे क्या होगी? k q by r। इस पॉइंट पे भी क्या होगी? k q by r। इज दैट क्लियर? मतलब इस सरफेस के हर पॉइंट पे डिस्टेंस सेम होने की वजह से
हमने माना कि ये जो पॉइंट चार्ज है ये किसी स्फेरिकल शेप का या किसी स्फेरिकल सरफेस का सेंटर के ऊपर रखा हुआ है, उसके सेंटर के ऊपर रखा हुआ है। तो उस केस में उस सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस सेम होने की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, और ऐसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। अब जैसे हमने एक और सरफेस अज्यूम कर ली, ये लीजिए ये वाली एक और सरफेस हमने अज्यूम कर ली है इस तरीके से, जैसे ये कोई एक और सरफेस है, इस सरफेस की सेंटर से डिस्टेंस है r1, यहां भी क्या होगी r1 और यहां भी क्या होगी r1। तो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, kq अपॉन r1, kq अपॉन r1 एंड kq अपॉन r1। तो इस बाहर वाले इमेजिनरी सरफेस के ऊपर भी हमारी जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो हर पॉइंट के ऊपर सेम आ रही है। तो ये बाहर वाला सरफेस भी क्या हो गया है, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया है। अब अगर हम एक और सरफेस अज्यूम कर ले इसके अंदर की साइड में, ये लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके इस डिस्टेंस को हमने मान लिया r2 और इसको भी मान लिया r2 और इसको भी मान लिया r2, ये पॉइंट और ये पॉइंट, kq अपॉन r2 इस पॉइंट पे पोटेंशियल, kq अपॉन r2 इस पॉइंट पे पोटेंशियल और kq अपॉन r2 इस पॉइंट पे पोटेंशियल। तो इस अंदर वाले सरफेस के ऊपर भी हमारे पास में क्या आ रहा है, हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम आ रही है। तो ये भी क्या है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए जो सरफेस अज्यूम किया जाता है उस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, इस वजह से हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। अब देखिए और बताता हूँ आपको, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इनको मैं बाहर निकालूं और ऐसे बनाऊं, एक ये बनाया, एक ये बनाया और एक ये बनाया, ठीक है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्या है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम इज सिमिलर, ठीक है। हमने माना कि इस पॉइंट का पोटेंशियल v1 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल v2 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल v3 है, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन बनी है, इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप पोटेंशियल निकालेंगे तो वो कितना आएगा, v3 ही आएगा। इस लाइन के किसी भी पॉइंट के लिए पोटेंशियल कितना आएगा, v2 आएगा, और इस लाइन के किसी भी पॉइंट के लिए पोटेंशियल कितना आएगा, v1 आएगा। समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल है, इस वजह से इनके लिए भी पोटेंशियल कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल होगा। और इक्विपोटेंशियल को आप इक्विपोटेंशियल्स भी बोल सकते हैं। इक्विपोटेंशियल को क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और इक्विपोटेंशियल्स, इक्विपोटेंशियल्स भी बोल सकते हैं। तो ये था। अब देखिए जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है हम उनको पैरेलल में दिखाते हैं। जैसे ये वाले थे, इनको यहाँ से कट किया और यहाँ हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये पैरेलल में दिखाते हैं। अब देखिए और आगे चलते हैं। जैसे हमारे पास कोई लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन के ऊपर कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे देखिए यहाँ से, इनको समझना है आपको। ऐसी कोई ड्राइंग आपके एग्जाम में बनाने के लिए आपको दी जा सकती है, या फिर ऑलरेडी कोई ड्राइंग बनी हुई रहेगी उसमें आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे ये कोई आपका लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। अब हमें बताना है कि क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है या नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको बताना है। तो देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफाइन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, डिस्टेंस की। और वो डिस्टेंस जो है वो चार्ज से सिमिलर होनी चाहिए, सिमिलर डिस्टेंस पे होनी चाहिए। तो इसके चारों तरफ कैसी शेप को अज्यूम करें, कैसे सरफेस को अज्यूम करें,
कि वो शेप जो है वो सेम बनी रहे और डिस्टेंस जो है वो इन चार्ज से सिमिलर हो, मतलब सिमिलर डिस्टेंस पे सरफेस चला जाए। तो ऐसी एक शेप बनती है और वो कौन सी बनती है सोचिए जरा। वो शेप बनती है आपकी सिलिंड्रिकल। कैसी शेप बनती है? सिलिंड्रिकल शेप बनती है और उस सिलिंड्रिकल शेप से हम लोग यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है r डिस्टेंस, तो इधर भी है r डिस्टेंस, ये भी r है और हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, एक सरफेस ड्रॉ कर लिया। यहाँ से देखिए इस तरीके से हमने सरफेस ड्रॉ कर लिया, ये ऐसे, और इधर से भी इनको हटा देता हूँ, ये लीजिए ऐसे ड्रॉ कर लिया हमने एक सरफेस। ठीक है, अब ये जो r डिस्टेंस है ये आपका सिलेंडर बना दिया यहाँ पे। यहाँ भी r होगी, इस जगह भी r होगी, इस जगह भी r होगी, क्योंकि ये तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बन गया है। और इसी तरीके से नीचे की साइड में, ऐसे दिखा दिया। तो ये देखिए ये भी r है और ये भी r है, इधर भी r है, ये भी r है, पूरी सारी डिस्टेंसेस r होंगी। ये भी कितनी होगी r और ये भी कितनी होगी r। तो इस सरफेस के ऊपर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर यहाँ निकाल लो, किसी भी पॉइंट पर, या फिर इस सर्कुलर जो एरिया है आपका दोनों साइड में, जिसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं आप, इसके भी किसी पॉइंट पे आप निकाल लो। हर जगह इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, डिस्टेंस सेम होने की वजह से। अब अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे अज्यूम कर दूं, और बड़ा बना दिया इसको, ऐसे देखिए जरा, ये लीजिए ऐसे बनाया। अब इस केस में इस बाहर वाले सरफेस का भी हर पॉइंट कैसा होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिनोट करेगा। और थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, देखिए ऐसे एक और बना दिया इसके चारों तरफ इस तरीके से, और ये लीजिए ऐसे बना दिया। ये भी कैसा होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। लेकिन डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाती है, इस बात का हमें पता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू अलग होगी, इस पर पोटेंशियल की वैल्यू अलग होगी और इस पर पोटेंशियल की वैल्यू अलग होगी। दैट मीन्स ये अगर R2 है और R2 और ये अगर R3 है, तो यहाँ पर V3 पोटेंशियल होगा, यहाँ पर V2 होगा और यहाँ पर V1 होगा। पोटेंशियल की जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग होगी, लेकिन उस सरफेस के किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो सेम बनी रहेगी, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये वाली चीज आ गई। अब देखो और आगे चलते हैं। जैसे अभी अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास में ये शेप बनी लाइन चार्ज के लिए, फिर शुरुआत में हमने पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, फिर लाइन चार्ज के लिए बनाया। अब मान लेते हैं कि कोई सीट है, हमारे पास कोई सीट है, जैसे ये सीट है, सपोज कीजिए इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और इस सीट के इक्विपोटेंशियल सरफेस को आपको बनाना है। ठीक है, तो वो पोटेंशियल सरफेस कैसा होगा ये देखना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं। तो प्लेन सरफेस जो होता है उसके लिए उसके पैरेलल ही हमें क्या मानना पड़ेगा? उसके स्मॉल मतलब उसकी सिमिलर डिस्टेंस के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आप, जैसे हमारे पास में इस तरीके से कोई प्लेन सरफेस है, ये कोई प्लेन सरफेस है हमारे पास, ऐसे कोई प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर ये चार्ज है, ऐसे चार्ज है हमारे पास इस तरीके से, ये लीजिए चार्ज है। ठीक है, तो इसका इक्विपोटेंशियल जो सरफेस बनाएंगे हम, वो कैसा रहेगा? वो इस चार्ज मतलब इस सरफेस की, ये जो शीट है, इस शीट के सरफेस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक दूसरा सरफेस अज्यूम करेंगे। जैसे ये अज्यूम किया हमने यहाँ पे, जैसे ये वाला अज्यूम किया हमने और ऐसे दिखाया इसको, एक ये वाला इस तरीके से हमने दिखाया और यहाँ से ऐसे हमने एक और सरफेस अज्यूम कर लिया। तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट हम लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हाथ से समझाता हूँ आपको, ये हमारी सीट है, इसके ऊपर चार्ज है और ये दूसरा सरफेस हमने अज्यूम किया। तो इस सीट के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और ये जो हमने अज्यूम किया है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम बना हुआ है। तो इस सीट के हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। क्योंकि सेम क्यों रहेगी? जो डिस्टेंस है हमारी, जैसे
ये दिखा सकते हैं आप इस तरीके से, जो डिस्टेंस है हमारी इन दोनों के बीच की वो सिमिलर बनी हुई है, और वो सिमिलर बनी हुई है तो इसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, जिसकी वजह से ये जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बना सकते हैं और बोल भी सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड हमने सारी कुछ बातें कर ली हैं। अब अगर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आप नोट कीजिएगा, साथ साथ मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा, और मैं यहाँ पे बोलता जा रहा हूँ, साथ साथ आप नोट कीजिएगा और मैं लिखता भी जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, an equipotential surface is real or imaginary surface on which at each point the potential is same। जैसे हमने सबसे पहले कौन सा लिया था, पॉइंट चार्ज लिया था, तो पॉइंट चार्ज की बात करेंगे यहाँ पे। नंबर 1 जैसे 4 a point charge concentric spherical cells are equipotentials बोल सकते हैं, पोटेंशियल सरफेस या पोटेंशियल्स। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा जो था हमारा वो क्या था, लीनियर, जो हमने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बनाया था सिलिंड्रिकल से, उसके लिए लिखेंगे आप 4 लीनियर चार्ज कोएक्सियल सिलिंड्रिकल surface are equipotentials। ठीक है, ये सेकंड वाला हो गया। और थर्ड में हमने सीट के लिए बनाया था, किसके लिए बनाया था, सीट के लिए। तो सीट की बात करेंगे यहाँ पे, 4 seat of charge the parallel surface, उसके पैरेलल में हमने सरफेस लिया था ऐसे, the parallel surface are equipotentials। ये हो गया हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, जो अभी तक हमने पढ़ा उसको हमने इस तरीके से नोट करना है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे मान लो ये तो हमने एक पर्टिकुलर शेप लिए थे, अब कोई रेंडमली कोई शेप हो हमारे पास, रेंडम शेप हो, मतलब डिफरेंट टाइप की कोई शेप हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये ऐसी कोई शेप है आपके पास, ठीक है, तो ऐसी कोई शेप है, तो उसको भी क्या हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। सोचिए जरा, सोचिए और सोच के और फिर बताइए कि क्या होगा यहाँ पे। जी डेफिनेटली हम इसको बोल सकते हैं कि ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्यों है उसका रीजन सोचने के लिए मैं आपको 2 सेकंड का समय देता हूँ। 2 सेकंड में तो आप सोच नहीं पाएंगे, चलो 5 सेकंड का समय देता हूँ। 5 सेकंड में सोचिए आप इसके बारे में कि ऐसा क्यों बोल सकते हैं हम। नहीं है, चलो मैं बताता हूं।
देखो और सुनो और समझो, जब इसके ऊपर कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसी शेप के ऊपर जो रैंडम शेप का कोई सरफेस है उसके ऊपर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस केस में चार्ज जो है वो अपने आप को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है कि उसकी टेंशन जो है वो खत्म हो जाए। मतलब वो तब तक एक दूसरे को रिपेल करता रहेगा जब तक कि उसकी टेंशन जो है वो खत्म हो जाए और उसे एक ऐसी पोजीशन मिल जाए जहां पे उसे मूवमेंट ना करना पड़े। इसके बारे में हमने स्टडी की है लास्ट क्लास में, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एक चीज और है, वो क्या है, वो ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर हमेशा क्या करता है, मूव करता रहता है। हमेशा क्या करता है, मूव करता रहता है। और उसके मोशन की वजह से वो तब तक मोशन करता रहेगा। सपोज कीजिए कि ऊपर यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 50 वोल्ट है और नीचे आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो मान लीजिए 20 वोल्ट है, तो वो 50 वोल्ट का जो पोटेंशियल है वो तब तक मूव करता रहेगा चार्ज ऊपर से नीचे की तरफ जब तक कि ऊपर वाला और नीचे वाला पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, लॉजिक वाली बात है, सुनिए। अगर ऊपर का पोटेंशियल और नीचे का पोटेंशियल सेम हो गया, ऊपर से चार्ज नीचे आता रहा, फिर नीचे का चार्ज और ऊपर का चार्ज बराबर हो गया, तो वो एक जगह पे सेटल्ड हो गए हैं, उनके बीच की टेंशन खत्म हो गई है और वो एक पर्टिकुलर स्पेस को लेके रुक चुके हैं, वो स्टेशनरी हो चुके हैं, पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर रेस्ट पोजीशन में आ चुके हैं। तो उस केस में सोचिए, अगर यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हुआ है चार्ज के मूव होने से, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह का पोटेंशियल और इस जगह का पोटेंशियल सेम है, और सेम है तो क्या होगा, सरफेस कैसा होगा, सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट की वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल जो है वो ये डिनोट होता है कि पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो सिमिलर हो गई है पूरे सरफेस के ऊपर। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसी वजह से हम एक चीज और लिख सकते हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट बनाकर, नंबर 4 पॉइंट बनाकर हम लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे नंबर 4, यहाँ पे नंबर 4 बनाकर हम लिख सकते हैं, for any conducting surface having charge, for any conducting surface having charge, ठीक है, जिसके पास चार्ज है, having charge is an equipotential surface, is an equipotentials, इसको भी ये 4th पॉइंट हमने यहाँ पे बनाया है, जैसे पहले बनाए थे हमने। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बिकॉज यहाँ पे बना के आप लिख सकते हैं, बिकॉज we know that a charge always moves from higher potential to lower potential, higher potential to lower potential, जिसकी वजह से पूरे सरफेस का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा। और अगर पूरे सरफेस का पोटेंशियल सेम हो गया तो हम उस केस में क्या बोल सकते हैं कि सरफेस जो वो कैसा हो गया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया है आपका। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। आगे अगर हम चले तो उसमें हमारे पास में अब हमें देखना है कि रिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन क्या होता है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। देखते हैं आगे की जो चीज है
नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या रिलेशन होता है और कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले पॉइंट चार्ज लेते हैं, क्योंकि हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई थी, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया था, तो सबसे पहले हमने पॉइंट चार्ज को ही लेके बनाया था। तो जैसे सपोज कीजिए कि ये कोई पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज Q आपका, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, सपोज करते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस r है और यहाँ भी r ही है और यहाँ भी r ही है और यहाँ पे हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया ऐसे। तो डिस्टेंस सेम होने की वजह से इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। जैसे हमने माना V1, ये V2 और ये V3 ऐसे मान लिया, ठीक है। अब इस सोर्स चार्ज से एक और पॉइंट लिया हमने यहाँ पे, ये दूसरा पॉइंट लिया और ये तीसरा, इनकी डिस्टेंस R2 है, R3 है, सॉरी R2 है, इसकी भी R2 है और इसकी भी R2 है और एक और लाइन को ड्रॉ कर दिया ऐसे। सिमिलरली यहाँ पे एक और ले लिया, इसको भी ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी, इस सोर्स चार्ज से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो हमने सरफेस बनाए हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बने, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर यहाँ भी V1 होगा, यहाँ भी V1 होगा, यहाँ V2 होगा, यहाँ V2 होगा, यहाँ V3 होगा और यहाँ भी V3 ही होगा। इनका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, बाकी इस पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर जो हमारा पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नीट्यूड जो है वो बदल जाएगा। अब देखिए, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है नंबर 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 और ये तीनों की तीनों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इनके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, इनके बीच में रिलेशन बन रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ये ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ऐसे है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका कोई सरफेस है, तो इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, देखिए बिल्कुल इस तरीके से परपेंडिकुलर है सरफेस के, तो दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम किसी सीट का एग्जांपल लें, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में ऐसे कोई सीट बनी हुई है और इस सीट के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो ये है आपकी, इस तरीके से दिखाई हमने, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ठीक है। अब इसका जो सरफेस बनाना है हमें, इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो अगर हम बनाएं तो वो ऐसे बना दिया हमने, देखिए इस तरीके से बना दिया। अब देखिए ये जो सरफेस है, इससे ये जो सरफेस है, इससे जो फील्ड लाइन है वो इस तरीके से बाहर निकली हुई है, इस तरीके से, मतलब ऐसे निकली हुई है, तो परपेंडिकुलर है ना सरफेस के, तो दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल पे होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से राइट एंगल पे होती है। तो हम इस स्टेटमेंट को कैसे नोट करेंगे वो बता रहा हूं आपको। इस स्टेटमेंट को हम बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या होता है, इक्विपोटेंशियल्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always at right angled to each other, इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, देखो क्या करना है, हमें एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास
कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस तरीके से बनाया, ये लीजिए, ये हमारे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये कोई पॉइंट है जहां पर आपका पोटेंशियल है V1 = -50 वोल्ट। ये कोई दूसरा पॉइंट है जिसको हमने V2 माना और इसकी वैल्यू है आपके पास में -30 वोल्ट, ऐसे मान लिया। ये कोई तीसरा पॉइंट है V1 माना = -10 वोल्ट, ऐसे मान लिया, ठीक है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने बताई 10 mm है, 10 mm, ऐसे 10 mm डिस्टेंस को शो करती है। और यहाँ पर हमने कोई पॉइंट लिया, ये कोई पॉइंट लिया और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये मान लीजिए कि हमारा कोई क्वेश्चन है, सोल्व करना है इसको, ठीक। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन और उसके साथ में उसकी डिस्टेंस का रिलेशन हमें पता होना चाहिए, और हमें पता भी है। तो रिलेशन क्या होता है, यहां से देखिए, सिंस वी नो दैट क्या होता है, E = -dV/dr, E = -dV/dr। ये हमारे पास में रिलेशन होता है इस तरीके से। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग dV क्या है, dV है चेंज इन पोटेंशियल। आप लिख सकते हैं यहाँ पे dV = क्या है, सॉरी, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। तो हमें तो इस पॉइंट के बीच में निकालना है, इस पॉइंट का निकालना है, तो इस पॉइंट का निकालना है, तो हमें एक परपेंडिकुलर यहाँ पे एक नॉर्मल बना देंगे, ऐसे, ये लीजिए नॉर्मल बना दिया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। अब इसका निकालना है इस पॉइंट का, तो इन दोनों पोटेंशियल्स को दिखाएंगे हम लोग, ये V3 है, सॉरी, ये है V3, इन दोनों को दिखाएंगे आप, ठीक है। इन दोनों को दिखाएंगे, तो इन दोनों के बीच में पॉइंट है, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, dV, therefore dV = आ जाएगा आपका V2 - V3, क्या आ जाएगा, V2 - V3, ये आ गया आपका, मतलब फाइनल और इनिशियल के बीच का डिफरेंस, ठीक है। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। अब देखो, इसी फॉर्मूले में अगर हम इसको पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा E = -dV की जगह पुट किया V2 - V3 अपॉन dr। अब देखो E = माइनस, और V2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -30, माइनस ये वाला माइनस लगाया, और V3 कितना है यहाँ पे, -10, तो हमने लिखा है यहाँ पे -10, और ये ब्रैकेट क्लोज। dr कितना है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट्स, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस हमें लेनी है 10 mm। तो 10 mm को SI में लिखेंगे आप, तो SI में पावर 10⁻³ लगा देंगे, तो आपने लिखा कितना है, 10 है, तो 10 ले, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमने लिखा 10 × 10 mm है, 10 × 10⁻³ ये मीटर में कन्वर्ट करके हमने dr लिख दिया। इसको सोल्व करते हैं, E = माइनस, यहाँ से -30 और यहाँ से +10, ये बन गया है अपॉन 10 × 10⁻³ इसको सोल्व किया तो माइनस का 20 आया, और एक माइनस ये है, -30 + 10 -20 और माइनस प्लस का 20, तो 20, और इस पावर को ऊपर ले गया है 10⁻³ ऐसे लिख दिया। इन दोनों को कैंसिल कर दिया, 2 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर आ जाएगा, इतनी वैल्यू आ गई आपके पास। और आप बोल सकते हैं 2000 वोल्ट भी बोल सकते हैं, वोल्ट पर मीटर, ऐसे भी आप इसको दिखा सकते हैं। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया। अब साथ साथ अगर आपसे ये पूछा जाए कि डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या होगी डायरेक्शन, तो देखो डायरेक्शन क्या होगी उसके लिए हमें एक बात सोचनी है, और वो क्या है, वो हमें पहले से पता है, सिर्फ इसको लागू करना है उस चीज को। क्या पता है आपको कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ
चार्ज जो है वो मूव होता है। तो यहाँ पर हायर पोटेंशियल कौन सा है, देखो इन दोनों में से ये है 10, तो लोअर कौन सा है, ये है। तो हायर टू लोअर, तो पोटेंशियल की देखो आपने देखा था, आपको अच्छे से पता है, ध्यान से देखिए आप। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ये कोई सोर्स चार्ज है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर पॉइंट बी है, यहाँ पर पॉइंट ए है, ठीक है। अब हाई पोटेंशियल कौन सा होगा इन दोनों में से, बताया था मैंने आपको, ये VA और ये VB। तो VB और VA में हायर कौन सा होगा, VA हायर है और VB लोअर है, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन देखें तो वो साफ नजर आ रही है कि ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो वही सेम वो ये का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे अगर ये कॉन्सेप्ट लगाया तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई वो कौन सी आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ गई है ऐसे, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम कैसे दिखाएंगे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो बना हुआ है, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना हुआ है, ये कौन से चार्ज की वजह से बना हुआ है, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, कैसी प्रॉपर्टी है चार्ज की। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे उस केस में ध्यान से देखिए आप, यहाँ से देखो ऐसे बना हुआ है ये, जरा सोचना और समझना। ये पॉइंट है आपका V1 = -50 वोल्ट, ऐसे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस तरीके से आ रही है ना, ऐसे, ये डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी ऐसे आ रही है, उसकी भी यही डायरेक्शन होगी, ऐसे। और एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी ऐसे आ रही है, तो उसकी भी यही डायरेक्शन होगी, ऐसे। और यहाँ पर कौन सा चार्ज रखें आप, मान लीजिए Q रख दिया। अब इस Q को प्लस लिखें या माइनस लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको नजर आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ है, चार्ज की तरफ। किस तरफ है, नॉट अवे फ्रॉम द चार्ज, इट इज टुवर्ड्स द चार्ज। तो इन दिस केस द चार्ज इज नेगेटिव। कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे बना हुआ है। इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द चार्ज, सो वी कैन से दैट द चार्ज इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई आपकी। अब देखो और आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब अगर हमें ऐसा दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ऐसा हमें गिवन है इस तरीके से, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, सपोज कीजिए आप। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की ये है 20 mm, कितनी है, 20 mm है। और ये एंगल दे दिया 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया E, ये कोई पॉइंट दे दिया जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। और इनकी अलग अलग जो ये पोटेंशियल है, ये जो लाइनें बनाई है हमने, इन अलग अलग इक्विपोटेंशियल्स की जो वैल्यूज है वो दे दी, मान लीजिए 10 वोल्ट, 20 वोल्ट एंड 30 वोल्ट, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है E = -dV/dr, ठीक है। अब देखिए dV क्या होता है, dV होता है चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल, इन दोनों का चेंज करना है पोटेंशियल आपको, क्योंकि पॉइंट इन दोनों के बीच में है। अगर इन दोनों के बीच में पॉइंट है तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, और ये भी लोअर पोटेंशियल है। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, हायर टू लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई है, E की डायरेक्शन। तो उस केस में dV कितना हो जाएगा आपका, सोच के बताइए जरा, dV कितना हो जाएगा, dV हो जाएगा आपका 10 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। 30 - 20 = 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट आपका dV हो गया है, ठीक है। अब 10 वोल्ट dV निकालने के बाद में हमें dr चाहिए। अब dr कैसे निकालें, dr तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। dr क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं। तो परपेंडिकुलर अगर ये डिस्टेंस नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। किसके, 20 mm के। 20 mm के कंपोनेंट बनाया, एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, दो कंपोनेंट हमने ऐसे बनाए। ये लीजिए, तो ये कंपोनेंट बना आपका कौन सा, ये कंपोनेंट बना 20 cos 60 डिग्री, और ये कंपोनेंट कौन सा बना आपका
20 sin 60 डिग्री, ये दो कंपोनेंट बन गए। तो ये जो कंपोनेंट बना है ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बता रहा है, ये वाला कंपोनेंट, तो इसको यूज में ले लेंगे dr की जगह, ठीक है। तो dr कितना हो गया आपका 20 sin 20 mm है, mm में है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, चलो वो लिख देता हूं मैं, sin 60 डिग्री ऐसे बना दिया हमने, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, E = माइनस dV कितना है 10 वोल्ट अपॉन dr कितना है 20 × 10⁻³ और sin 60 डिग्री, और E = आ जाएगा -10 अपॉन 20 × 10⁻³ और sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, √3/2। देन E = 2 पर चला गया तो कितना आ गया -20, मतलब 10 × 2 अपॉन में आ गया 20 × 10⁻³ और यहां से आ गया √3, ठीक है। अब ये ऊपर भी 20 नीचे भी 20, दोनों को कैंसिल कर दिया हमने। इस पावर को पॉजिटिव बना लेंगे तो आ जाएगा E = पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो सॉरी ये हमने गलत कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसमें -10 आएगा, 20 - 30 ऐसे दिखाना है, ठीक है। -10 आया तो माइनस ये भी माइनस तो ये प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये पावर ऊपर ले गए, तो पावर ऊपर लेके गए तो आपके पास में आया 1000 आ गया अपॉन √3, ऐसा ही पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्ट पर मीटर, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ गई आपकी, और डायरेक्शन ये आ गई, आपको पता ही है। तो कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव भी चार्ज होगा, क्योंकि ये इस तरीके से आ रही है ना आपकी फील्ड लाइन, ऐसे आ रही है ऐसे, ठीक है। तो उस केस में कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी में आ रही है तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं, ये हो गया है। अब देखो एक चीज और बताता हूं आपको, अगर हम किसी भी चार्ज को, देखो एक चीज और बताता हूं, वो क्या है वो देखिए आप। यहां से एक काम और करते हैं, जैसे हमारे पास में ये कोई सरफेस है, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस r है और ये रेडियस भी r है, मतलब दोनों की ये r डिस्टेंस पे है ना, तो r डिस्टेंस पे है तो इस पॉइंट A के ऊपर पोटेंशियल होगा, मान लीजिए Q/KQ/R, तो B के ऊपर भी कितना होगा KQ/R, इक्वल डिस्टेंस है, तो ये कैसा सरफेस बन गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। अब यहां से A पॉइंट से कोई चार्ज हम ऐसे लेके आए B पॉइंट पर, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, सोचिए जरा कितना करना पड़ेगा। हमें पता है WAB = क्या लिखे, कौन सा चार्ज लेके आए आप, Q चार्ज लेके आए A to B, तो Q × V, W = QV होता है, Q × V, तो V की जगह क्या लिखेंगे आप, VA - VB, ये VA है पॉइंट का और ये VB है, तो इन दोनों को लिखेंगे आप, तो आप क्या लिख देंगे VA - VB ऐसे लिख देंगे आप। और VA - VB इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, तो VA - VB क्या होगा 0 इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस में दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल कितना होता है 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, तो ये 0 हो गया, तो WAB = Q × 0, then WAB = 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विपोटेंशियल, ये बात मैंने स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन बताया आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस का, तब भी मैंने आपको बताई कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो 0 होता है। वो कैसे 0 होता है, ये चीज इसके अंदर आई है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।